ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हमने काफी बातें डिस्कस की रिगार्डिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने देखा कि किस प्रकार से जब भी कभी भी हम चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, उसके ऊपर फोर्सेस लगाई जाती हैं और वो फोर्सेस के कारण वो वाला चार्ज पार्टिकल कैसे रोटेट करता है। ठीक है। कल के लेक्चर ने हमें ये भी इंफॉर्म किया कि चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन किधर को होती है, और साथ ही हमें ये भी बताया कि वो फोर्स कितनी होती है। ठीक है जी। तो दोनों चीजें हमने कल डिस्कस की। आज के लेक्चर की शुरुआत मैं कल के ही साथ में लिंकअप करके करूंगा। कल के लेक्चर में जो हमने सीखा था उनके थोड़े से हम क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद में हम नई डेरिवेशन सीखेंगे। हम अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के फॉर्मूलेज जो अभी तक हमने डिराइव किए हैं उनको हम वास्ट फॉर्मेशन में निकालने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड रूल। देखो, बड़ी कॉमन सी बात है भाई, लेफ्ट हैंड रूल ने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी इंडेक्स फिंगर के द्वारा। इसी प्रकार से वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जाएगी मिडल फिंगर के द्वारा, और फोर्स को बताने के लिए हम हमेशा थंब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है जी। अब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे होता है, इस चीज को जरा मैं क्लेरिफाई कर दूं। जैसे ये तीनों फिंगर्स हैं, ठीक है जी। ये वाली फिंगर जो है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। ठीक है जी। ये इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये मिडिल फिंगर बताएगा वेलोसिटी, किधर को हमारा चार्ज मूव कर रहा है। और ये जो थंब है ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है ये थंब। ये थंब हमें बताएगा कि फोर्स किधर को लग रही है। ठीक है जी। तो मेरा चार्ज जिधर को मूव करेगा मैं इस वाले फिंगर को उधर रख दूंगा, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है मैं इस वाले फिंगर को उधर रख दूंगा, मेरे को अपने आप ही फोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। दिस इज द बेसिक फिनोमेना, द बेसिक प्रोसीजर ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। ओके। एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए, सबका ध्यान इधर स्क्रीन के ऊपर हो, मान लिया जाए हमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड वो राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में आ रही है। ये मैंने एरोज लगा करके बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में आ रही है एंड चार्ज इज गोइंग अप। ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है, इसको ऐसे रख दिया। अब ये राइट से लेफ्ट की दिशा में जा रही है और हमें बोला गया कि हमारा जो चार्ज है वो ऊपर जा रहा है। अब मतलब कि मिडिल फिंगर चार्ज की डायरेक्शन को बताता है ना, चार्ज जिधर जा रहा है, जिधर चार्ज की वेलोसिटी है उसको बताता है। तो मैं इस मिडिल फिंगर को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कर दूंगा। ठीक है जी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, चार्ज की। ठीक है जी। ये जो थंब होगा ये इनवर्ड आ जाएगा। ठीक है जी। ये मतलब कि इस प्रकार से आ जाएगा। और इस थंब की डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इस थंब की डायरेक्शन को मैं बोलूंगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है जी। तो आपको इस तरह से लेफ्ट हैंड रूल लगाना आ गया। ऑलराइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि फोर्स विल बी गिवन बाय द थंब इन इनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में बताई जा रही है। ठीक है। एक बार फिर से, लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट, राइट दिशा से लेफ्ट दिशा में हमने इस प्रकार से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रखा। ठीक है जी। और हमारा जो चार्ज है वो डाउन से अप जा रहा है। ठीक है जी। एंड द चार्ज इज गोइंग अप, हमारा चार्ज ऐसे ऊपर जा रहा है। दिस थंब विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। ओके। तो इस प्रकार से ये हमारा हल हो जाता है। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं आपके दिमाग में से दूर करना चाहता हूँ। देखो, हमेशा ना जब भी कभी भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपने सब डायरेक्शंस को अपने पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। उन डायरेक्शंस को पेज के ऊपर ड्रॉ करने के बाद में आप अपने आप को ऐसे कंसीडर करोगे कि आप एक तरह से पेज की ही डायरेक्शन में मुड़ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे जा रही है तो ऐसे जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को मैं अपनी फिंगर दूंगा। ठीक है जी। ऊपर की डायरेक्शन में अगर मेरे पास में ऐसे जा रही है, ये चार्ज की वेलोसिटी अगर ऊपर की डायरेक्शन में है इस प्रकार से, ठीक है, तो मेरे थंब की डायरेक्शन कैसे आई, वो अंदर की दिशा में आई ना, तो मैं अपने थंब की डायरेक्शन को ऐसा मान सकता हूँ कि वो फोर्स है। ठीक है जी। तो मैं आपको केवल इतनी बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पेज को सामने से देख रहे हो तो आप अपने राइट हैंड को यूज करो, वो अपने आप ही एक तरह से लेफ्ट हो जाएगा। समझ गए।
और अगर आप पेज की डायरेक्शन की तरफ नहीं मुड़ रहे, ठीक है, मतलब कि अगर आप खुद को ऐसे नहीं मोड़ रहे तो आप राइट को यूज करो, अगर आप खुद को मोड़ रहे हो तो आप लेफ्ट को यूज करो, ठीक है जी। इस चीज की प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, ठीक है जी। ये साउथ से लेकर नॉर्थ की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की, अ पार्टिकल इज मूविंग अप, ठीक है जी, और वो जो पार्टिकल है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। अब भाई एक बात अपने दिमाग में सेट करके रखना कि सामने की जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, पीछे की जो दिशा होती है वो साउथ होती है, इधर की जो दिशा होती है वो वेस्ट होती है और इधर की दिशा आपकी ईस्ट होती है, ठीक है जी। मतलब कि नॉर्थ और साउथ जो हम कंसीडर किया करते हैं ना, वो हम हमेशा सामने और पीछे को कंसीडर किया करते हैं, ठीक है जी। तो एक प्रकार से यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है ये सामने की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, नीचे की जो डायरेक्शन है वो साउथ है, ठीक है, पीछे की जो डायरेक्शन है वो साउथ है। ऑलराइट, तो हमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो पार्टिकल है वो ऊपर की दिशा में जा रहा है, ठीक है जी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपनी ये वाली फिंगर को रखेंगे, हमारे पार्टिकल की डायरेक्शन किधर को है, हमारे पार्टिकल की डायरेक्शन ऊपर को है, इस प्रकार से सामने मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर पार्टिकल है। ये थंब किधर को प्लेस हो रहा है, ये थंब इधर को प्लेस हो रहा है, ठीक है जी। अब अपने इसी चीज को कॉपी की डायरेक्शन में हम ऐसे मोड़ लेते हैं। जैसे ही हम मैंने इस चीज को कॉपी की डायरेक्शन में मोड़ा तो मेरे थंब की डायरेक्शन पलटकर इधर को हो गई, ठीक है जी। और हमारे पास में यहाँ पर जो आंसर आता है वो आंसर आता है कि इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। बिल्कुल सही बात है। हमेशा ना इमेजिन ऐसे करना है कि अगर तो आप फेस टू फेस हो प्लेन के साथ में तो राइट हैंड को यूज करो, क्योंकि यही मुड़ करके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कॉपी के लिए लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहे हो, ठीक है। आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इस चीज को समझने में। जिसको भी दिक्कत हुई वो प्लीज एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे इस चीज की क्लेरिफिकेशन मेरे से ले ले, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। जितने भी बुक्स हैं वो इस चीज को समझाने में हमेशा ही नाकामयाब होती है और बच्चे इसमें गलतियां बहुत करते हैं, ठीक है। जब कॉपी के आप सामने फेस टू फेस कुछ काम कर रहे हो तो राइट हैंड कंसीडर करो, क्योंकि जब आप अपने आप को मोड़ लोगे ये लेफ्ट बन जाएगा। बस इतनी बात मैं बताना चाहूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने एक थर्ड प्रॉब्लम के साथ में। थर्ड प्रॉब्लम है एट एनी प्लेस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट्स डाउनवर्ड, ठीक है। कहीं पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है वो वेस्ट से ईस्ट की दिशा में जा रहा है। हम जानते हैं इधर जो है वो वेस्ट है, इधर जो है वो ईस्ट है, ठीक है। मेरा पार्टिकल वेस्ट से ईस्ट की दिशा में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है तो मैंने अपने फिंगर को ऐसे कर दिया। मेरा पार्टिकल वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने अपनी मिडल फिंगर को पार्टिकल की डायरेक्शन में ऐसे कर दिया। ये जो थंब है ये मेरी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये थंब ऐसे पॉइंट आउट हो रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर टर्न किधर को आया ये वो पूछ रहे हैं। तो एक तरह से ये थंब बताता क्या है, ये थंब बताता है जिधर को फोर्स लगी है, ठीक है जी। तो मैं क्या देखूंगा कि चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता जाता इस पर फोर्स ऐसे लग रही है ना, अंदर को लग रही है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है जी। तो वही चीज उन्होंने पूछी है इन विच डायरेक्शन विल इट टर्न, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि वो टर्न हो जाएगा इनसाइड डायरेक्शन में, ठीक है जी, वो इनसाइड डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। देखो कितना आसान है ये, अगर सही तरीके से आप काम करते हो तो ये बहुत आसान है जांचना, ठीक है। अगर आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज रहे तो आपका हमेशा आंसर गलत आया करेगा, ठीक है जी। कंफ्यूजन कोई नहीं रखनी, बड़ा आसान है। ऑलरेडी अब हम मूव करते हैं एक फिफ्थ एग्जाम्पल के साथ में। इस एग्जाम्पल में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को कंसीडर किया। मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है। ध्यान देना, जब भी कभी भी कोई भी तीर ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है ना कोई भी तीर, तो हमें आगे एक पिन दिखती है, पॉइंट दिखता है, ठीक है जी। इस पॉइंट को हम हमेशा ऐसे मान करके चलते हैं कि हमारी तरफ आ रहा है पिन, ठीक है जी, तो हमें ये पॉइंट दिखता है। अगर कभी भी कोई भी एरो ऐसे जा रहा हो तो पीछे से हमें फर दिखती है,
ठीक है, वो आप तीर कमान वाले तीर को मान करके चलो। अगर आपसे दूर जा रहा है आपको क्या दिखेगा, पीछे क्रॉस दिखेगा। अगर आपके नजदीक आ रहा है आपको क्या दिखेगा, आपको पॉइंट दिखेगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस बताई हुई है, मतलब कि ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, आपसे दूर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। ऑलराइट। इसके बाद में हमें बोल रहे हैं एंड अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन द डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। और जो चार्ज क्यू है ना वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, चार्ज वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर रख दूंगा। हमारी चार्ज की डायरेक्शन कौन सी है, चार्ज की डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है जी, वेस्ट से ईस्ट। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है फाइंड फोर्स, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को जांचो, किधर को लग रही है फोर्स। ऑलराइट। अब चार्ज जा रहा था मेरा वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है जी। अगर चार्ज वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर मैंने बताया भी हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है, मतलब कि चार्ज की डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट है, इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक सेकेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज की डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखो, अब मैं जरा कॉपी की ही साइड पर हो गया। इसके ऊपर चार्ज की डायरेक्शन है ये वाली वेस्ट से ईस्ट। ठीक है जी। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है। ठीक है जी, मतलब कि कॉपी को ऐसे लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें से निकल रही है। ठीक है जी, उसमें से निकल रही है, तभी तो हमने उसके लिए क्रॉस ड्रॉ किया है। तो हमारी फोर्स किधर को लग रही है, ऊपर को लग रही है। ठीक है जी, ये समझ में लग गया। जब चार्ज वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की दिशा में है, तो फोर्स जो लग रही है वो इस साइड पर लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, वैसे भी आप ये चीज मान करके चलना कि हमेशा जो फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और चार्ज की वेलोसिटी होती है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमने ऐसे एक फोर्स ड्रॉ कर ली। हमने क्या देखा कि चार्ज जाना तो ऐसे चाहता है परंतु फोर्स अंदर को लग रही है, तो वो चार्ज कौन सा रास्ता अपनाएगा, हम जानते हैं, जब भी कभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हूं तो इस प्रकार से वो रिजल्टेंट का रास्ता अपनाता है। ठीक है जी, वो इस प्रकार से रिजल्टेंट का रास्ता अपनाता है, ऐसे। ठीक है, तो रिजल्टेंट का रास्ता उसने यहाँ पर जाकर अपनाया और वो चार्ज फिर ऐसे मूव करने लग गया। ठीक है जी। जब वो चार्ज भाई ऐसे मूव करने लग गया, अब उसके ऊपर फोर्स फिर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, अंदर की दिशा में। फिर अंदर की दिशा में लग रही है, अब फिर से वो कौन सा रास्ता अपनाएगा, परपेंडिकुलर वाला रास्ता अपनाएगा। उसने परपेंडिकुलर वाला रास्ता यहाँ पर जाकर के अपनाया और वो चार्ज ऐसे मूव करने लग गया। फिर से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, वो अंदर की ही दिशा में लगेगी। अंदर की दिशा में अगर फोर्स लगेगी वो फिर से ऐसे वाला रास्ता अपनाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अब दिखाया हुआ है पूरा डायग्राम। फिर से उसके ऊपर अंदर की दिशा में फोर्स लगेगी, अगर अंदर की दिशा में फोर्स लगेगी तो फिर से वो ये वाला रास्ता अपनाएगा, वो उसने यहाँ पर जाकर के अपनाया, ये वाला रास्ता। ठीक है, फिर अंदर की दिशा में फोर्स लगी, अंदर की दिशा में फोर्स लगी और उसने ये वाला रास्ता अपनाया। ठीक है, फिर अंदर की दिशा में फोर्स लगी और उसने ये वाला रास्ता अपनाया। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है और इसी फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल को बेचारे को घूमना पड़ता है। अगर ये फोर्स ही ना लगे तो वो चार्ज पार्टिकल को घूमने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है जी। एक बार फिर मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। देखो, क्वेश्चन में आपको बड़े ही साफ तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई थी, क्रॉस। ठीक है, शोज बी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। ठीक है, क्रॉस हमें क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। ठीक है जी। ऑलराइट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनसाइड जा रहा है तो ये किसके इनसाइड जा मतलब कि किधर से ये एरो दिख रहा है, ये कॉपी को एरो दिख रहा है। ठीक है जी? अगर कॉपी को एरो दिख रहा है तो हम खुद को फोल्ड कर लेंगे, अपनी एल्बो को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो हमारे लिए ये ऐसे जा रहा है एरो। ठीक है जी, ये एरो जो है वो ऐसे जा रहा है, तभी इसके बैक पर क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। ठीक है जी, ये एरो इस प्रकार से ऐसे जा रहा है। अब अगर ये एरो इस प्रकार से जा रहा है, हमारे चार्ज की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो ये चार्ज की डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई ये वाली, चार्ज की डायरेक्शन हुई वेस्ट से ईस्ट वाली,
ठीक है जी, वेस्ट से ईस्ट वाली चार्ज की डायरेक्शन हुई, आपको ये दिख रही होगी मिडिल फिंगर, और ये वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, इसीलिए ही मैंने ये फोर्स की डायरेक्शन को अपवर्ड यहाँ पर ड्रॉ किया था। इसके बाद में सब कुछ आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, इस चीज को हमेशा याद रखना, ये कभी भी आपका भूलना नहीं चाहिए, ये कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, आपको वो लोग बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल रोटेट कैसे करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स की सहायता से बताइए। ठीक है, आप मान लोगे वहां पर कंसीडर करो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाली है। ठीक है, मतलब कि ऐसे जाने वाली है, कॉपी के हिसाब से ऐसे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और उसके अंदर चार्ज की वेलोसिटी थी वेस्ट से ईस्ट की दिशा में। ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर लगती गई जिस वजह से वो चार्ज पार्टिकल घूमता रहा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑलराइट, अब जरा हम पिछली बातों को थोड़ा सा छेड़ लें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये फोर्स जो थी इसका फॉर्मूला भी निकाल निकाल करके बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होती है। हमने ये चीज समझी थी। और ये थीटा जो एंगल होता है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है। हमने अभी अभी ये देखा कि भाई अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी इसकी ऐसे है, ये दोनों तो आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो ये थीटा वाला एंगल ज्यादातर केसेस में कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अपना फोर्स क्या बन जाता है, क्यू वी बी। अभी अभी हमने ऊपर ये भी सीखा कि ये क्यू वी बी वाली फोर्स के कारण मेरे चार्ज पार्टिकल को घूमना पड़ रहा है, गोल गोल घूमना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो मैं गोल गोल घूमने वाली फोर्स को क्या मान सकता हूँ, जो प्लस वन में हमने पढ़ा था। हमने प्लस वन में पढ़ा था कि जो फोर्स गोल गोल घुमाने के लिए हेल्प करती है उस फोर्स को तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी, ये देखो क्यू वी बी जो है ये है वो फोर्स जो उस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सफर करनी पड़ रही है। ठीक है जी, और एम वी स्क्र अपॉन आर जो है ये वो वाली फोर्स है जो हर घूमती हुई चीज के पास में होनी लाजमी है, ऐसा फिजिक्स बोलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एम वी स्क्र अपॉन आर को और क्यू वी बी को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल टू में रख सकते हैं। हमने यहाँ पर स्केयर से वेलोसिटी को कैंसिल कर दिया, हमारे पास में वेलोसिटी आ गई क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है जी, समझ में लगती है ये बात, वेलोसिटी आ गई क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है जी, अब एक छोटी सी बात और सीखेंगे कि ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो उस चार्ज्ड पार्टिकल के पास में होगी गोल गोल घूमने के समय पर। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये बताया था वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस दिशा में लग रही होगी, फिर मैंने आपको ये बताया कि वो फोर्स कितनी लग रही होगी, अब मैंने आपको वो बताया कि वो फोर्स लगने के कारण उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी। अब एक नई चीज आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर होती है ना, वो वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बार बार बदला नहीं करते। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बार बार बदला नहीं करते, वो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, तो ये वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू होगी क्यू बी आर अपॉन एम, इस प्रकार से। अब ये Q अपॉन एम जो है ये क्या बताता है, देखो Q चार्जेस का जो मास होता है वो हमने m मान लिया। ठीक है, अगर हमें कोई बोले कि 1 यूनिट चार्ज का कितना मास होगा, मैं 1 यूनिट चार्ज का मास निकालने के लिए क्या कर दूंगा, Q अपॉन एम। ठीक है जी, अगर Q चार्जेस का मास m है तो 1 यूनिट चार्ज का मास कितना होगा, Q अपॉन एम। तो मैं इस 1 यूनिट चार्ज का जितना मास होता है इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में, डिफाइन स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इज द चार्ज ऑन 1 यूनिट ऑन 1 कूलम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी, ये होता है स्पेसिफिक चार्ज। ऑलराइट, अब अगली बात, अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ में उसका मास डिवाइड कर दो। अगर हमसे कोई पूछे प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो हम प्रोटॉन के चार्ज के साथ में उसका मास डिवाइड कर देंगे। और अगर हमसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है,
तो हम अल्फा पार्टिकल के पास में जितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है भाई अल्फा पार्टिकल के पास में? अल्फा पार्टिकल के पास में चार्ज होता है 2e, ठीक है। तो हम 2e को उठा करके 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना अल्फा पार्टिकल के ऊपर मास कितना होता है, 4 गुना ज्यादा मास होता है प्रोटॉन के मास का, ठीक है ना। एक बार मैं इसको लिख के ही बता दूं आपको। देखो, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, इसके अंदर जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स प्रोटॉन का चार्ज होता है, 2 टाइम्स प्रोटॉन का चार्ज होता है, और इसके ऊपर जो मास होता है वो 4 टाइम्स प्रोटॉन के मास के होता है, ठीक है जी। तो मैं इसके चार्ज को ऊपर लिख दूंगा 2 टाइम्स प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स प्रोटॉन का मास, इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज। ऑलराइट, तो इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी अभी ये पढ़ा कि वेलोसिटी जो होती है उस चार्ज पार्टिकल की जो कि घूम रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ में, वो निकाली जा सकती है क्यू बी आर अपॉन एम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम साइक्लोट्रॉन में भी यूज करेंगे, जो आने वाले 2-3 लेक्चर्स के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। ये बड़ी काम की वेलोसिटी होती है। अब आप जानते हो कि अगर नॉर्मल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में बदलना हो, अगर नॉर्मल वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ अंदर बदलना हो, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है जी। तो हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले फॉर्मूले को +1 से जानते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अपॉन टी। तो मैंने ओमेगा की जगह पर यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी को लिख दिया, साथ में इसके आर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई r इंटू 2 पाई अपॉन टी, समझ गए। तो ये भी v की ही वैल्यू है। देखो, हर वो चीज जो घूम रही है ना, उस चीज को आप एंगुलर वेलोसिटी की इन टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी के इन टर्म्स में तो इसका फॉर्मूला बना r 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। और इसी v की ही वैल्यू हमने पहले निकाली थी क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है। तो क्यू बी आर अपॉन एम भी एक वेलोसिटी है, 2 पाई अपॉन टी इंटू आर भी एक वेलोसिटी है। मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, आर से आर हो जाएगा कैंसिल, और मेरे पास में ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पी एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब आप जानते हो कि ये टाइम ही निकालना बस मुश्किल होता है। ये टाइम कौन सा टाइम है? ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या बताता है? एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उस चार्ज पार्टिकल को कितना समय लगेगा। देखो, पहले बताया फोर्स किधर लगेगी, फिर बताया फोर्स कितनी लगेगी, फिर बताया वेलोसिटी कितनी होगी, अब बताया कि उस वेलोसिटी से एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ठीक है जी। वो जो समय होगा वो 2 पाई एम अपॉन क्यूबी से निकाला जाएगा। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने ये 2 पाई एम अपॉन क्यूबी निकाल लिया। अब ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन टी। मैं इस टी की वैल्यू को ओमेगा के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो मेरा 2 पाई से 2 पाई हो जाएगा कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी अपॉन एम, ठीक है जी। ये ओमेगा की वैल्यू बन गई क्यू बी अपॉन एम, इस प्रकार से, ठीक है जी। अब ये ओमेगा कौन सी ओमेगा है? ये एंगुलर वेलोसिटी है, ध्यान देना, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, हम वेलोसिटी तो निकाल चुके हैं ना ऊपर, वेलोसिटी कितनी आई थी? क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है। अगर कोई हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल गोल गोल आप घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये गोल गोल घूमने के टाइम पर कितनी काइनेटिक एनर्जी एग्जीक्यूट करेगा, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मैं उस वेलोसिटी को इसमें पुट कर दूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी। ये होगी 1/2m क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है जी। इस फॉर्मूले से आपको मालूम पड़ जाता है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब रेडियस भी उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब स्पेसिफिक चार्ज मतलब कि Q अपॉन एम भी बढ़ जाएगा, ठीक है जी। ये बातें हमने यहाँ पर नोटिस की। ओके, इन बातों को हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मान करके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बना करते हैं। इन बातों को साइड पर अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना, ठीक है, ताकि किसी भी हालत में आप इन बातों को भूल ना पाओ, ठीक है जी। अब अगली बात को हम पढ़ते हैं,
इफ स्पेसिफिक चार्ज इज कांस्टेंट, ठीक है, ये तो बात पता ही है हमें कि भाई स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ना, ये होता है 1 यूनिट चार्ज का कितना मास है, ठीक है। और 1 यूनिट चार्ज क्या होगा, 1 प्रोटॉन या 2 प्रोटॉन, ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट मास होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर स्पेसिफिक चार्ज जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा जो ओमेगा का फॉर्मूला बना है ना, क्यू बी अपॉन एम, इसमें क्यू अपॉन एम तो भाई स्पेसिफिक चार्ज है, तो अगर स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट है तो मेरा ओमेगा किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो आपसे एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ तो ओमेगा भी बढ़ जाता है। इस चीज का एग्जाम्पल दे करके फिजिक्स की लैंग्वेज में बताइए, आप बोलोगे ओमेगा का फॉर्मूला होता है क्यू बी अपॉन एम, ठीक है जी, एंड क्यू अपॉन एम कांस्टेंट है तो ओमेगा बी के अनुसार बदलेगा, तो ओमेगा विल डिपेंड ऑन बी। समझ गए बात। अब इस ओमेगा के बारे में हम और बात करते हैं। अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि ये ओमेगा रेडियस के बढ़ने से ज्यादा होता है क्या, आप सिंपली बोलोगे क्योंकि ओमेगा के फॉर्मूले में रेडियस नहीं आता, तो ओमेगा इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ओमेगा बिल्कुल भी रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। तो ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इस चीज की एग्जाम्पल मैंने +1 में बहुत जगह पर आपको दी है, रोटेशनल मोशन में मैंने आपको एक बार ही सिखाया था कि सीलिंग फैन में क्या होता है। सीलिंग फैन में फॉर एग्जाम्पल ऐसे पंखा घूम रहा है, आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि अंदर वाला जो पार्टिकल है उसकी स्पीड ज्यादा है और बाहर वाले पार्टिकल की स्पीड कम है, ठीक है जी। फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि जब हम पंखे को ऐसे घुमाते हैं ना, हम ये नोटिस करते हैं कि अंदर वाले पार्टिकल को तो छोटा चक्कर लगाना है, परंतु बाहर वाले पार्टिकल को बड़ा चक्कर लगाना है, ठीक है जी। चाहे वो छोटा चक्कर लगाए चाहे वो बड़ा चक्कर लगाए, एंगल इन दोनों को ही 360 डिग्री ट्रेस करना पड़ेगा, पूरा इनको घूमना पड़ेगा, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, मतलब कि ओमेगा हमेशा एंगल पर डिपेंड करता है, ओमेगा का नाम ही एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो ओमेगा हमेशा एंगल पर डिपेंड करता है क्योंकि अंदर का पार्टिकल जिसको छोटा रेडियस कवर करना है और बाहर का पार्टिकल जिसको बड़ा रेडियस कवर करना है, दोनों को एकमात्र एंगल ही ट्रेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी घूमती हुई चीज का ओमेगा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अगर वो चीज कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे एक सीलिंग फैन का जो वेग ये पर होता है जिसको हम बोलते हैं ये जो सीलिंग फैन के साइड पर निकलने वाला जो विंग होता है, इस विंग का जो हर एक पार्टिकल है वो आपस में कनेक्टेड है, तो अंदर का पार्टिकल या बाहर का पार्टिकल एकमात्र ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होता है। ऑलराइट, इसी प्रकार से आज के लेक्चर में हमने जो बातें सीखी उन बातों को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। इन सभी बातों को हमेशा याद रखना, ये बातें ही आपका बिल्डिंग ब्लॉक बनती हैं आगे की चीजों को समझने की, ठीक है। हम बड़ी बड़ी चीजों को इसमें निकालने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं और अच्छे अच्छे जनरेटर्स को भी पढ़ने वाले हैं। इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उन सब में ये बातों को हम यूज किया करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।